हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज एक और फिजिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हम लोग पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करेंगे। तो एक खुद मैग्नेटिक फील्ड का जनरेटर होता है, वो उसका सोर्स होता है। एक होता है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, व्हेन अ चार्ज q मूव्स विद अ वेलोसिटी v, अगर एक चार्ज q मूव करता है विद अ वेलोसिटी v, इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में प्रोडक्शन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो एक वहां वो भी था। ठीक है, एक होता है आपके पास में कौन से वाली चीज कि जब कहीं किसी जगह पर, सुनना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम किसी जगह पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जो टाइम के साथ में उस प्लेस पर लगातार चेंज होता है, अगर आप किसी जगह पर ऐसा कर सकते हैं तो आप वहां देखेंगे कि एक फील्ड का और प्रोडक्शन होता है, और वो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटर होता है किसका, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, और इसका उल्टा भी सही है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक लास्ट और सबसे खास बात यह है कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों ओर, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर उसके चारों ओर, उसके आसपास के इलाके में एक फील्ड पैदा होता है, और वो फील्ड होता है कौन सा वाला फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैंने आपको चार सोर्स बताए हैं, और चार सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स नंबर 1, पहला सोर्स खुद मैग्नेट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि साहब जो आपका एक चार्ज क्यू होता है, जब वो v वेलोसिटी से मूव करता है उस वक्त वो जनरेट करता है कौन सा वाला फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि अपना जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोडक्ट का किसको, वो प्रोड्यूस करता है, वो जनरेट करता है किसको, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। और इसका एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और वो बात है कि जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करेंगे तो आपके पास में चारों तरफ उस करंट के कारण, है ना, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड का जनरेशन होता है, और वो जनरेट होता है, वह फील्ड कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बातें थी आपकी। बात है साहब, ये कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बातें करते हैं कि ये बात है 1820 की, यानी लगभग 1820 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, यानी आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। ठीक 200 साल पहले। और उस समय एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका ऑरेस्टेड। बचपन में आपने इसका पढ़ा भी है। और उस ऑरेस्टेड ने क्या किया था, क्या देखा था उसने क्या किया, एक हार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और हार्डबोर्ड के बीच में से, जैसे बिल्कुल बीचों बीच में से, ठीक है, ये हार्डबोर्ड लिया ऐसे, और ये हार्डबोर्ड लेके इसके ठीक मिड में से उसने एक कंडक्टर वायर निकाला, ये इस तरह से, और इसके चारों तरफ उसने आयरन डस्ट इस तरह से रेंडमली उसने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। ठीक है, और ये जो हार्डबोर्ड था, ये हार्डबोर्ड उसने इस तरह से रखा, अपन इसको नाम देते हैं ABCD। ये जो हार्डबोर्ड था, ये इस तरह से रखने के बाद उसने क्या किया साहब, इस वायर में, कंडक्टर वायर में करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करके उसने इस हार्डबोर्ड को ऐसे थपकी दी, ऐसे थपथपाया, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो हार्डबोर्ड था ये नीचे गिर जाता है। कॉमन सेंस रखो, बिना सहारे के आप हार्डबोर्ड लगा रहे हो, आप उसको थपथपाओगे तो नीचे गिरेगा वो। फिर उसने क्या किया, अब की बार उसने इसको पकड़ा, एक अपना दोस्त लाया, उसको बोले यार तू इसको होल्ड कर। फिर उसने इसमें करंट फ्लो करी, अब इसको उसने ऐसे हल्के हाथों से थपथपाया, तो उसने क्या देखा कि इस बार ये हार्डबोर्ड नहीं गिरता है। ये सब बातें मजाक की हैं, सिंपल सुनो। उसने क्या देखा कि ये जो आयरन डस्ट थी, हल्के से थपकी देने पर ये जो आयरन डस्ट थी, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जम गई है इसके चारों तरफ, ऐसे ये इस फॉर्म में आ गई है यो, और इसकी ऐसे ढेरी लग गई, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में यो। जब उसने इस करंट के अमाउंट को बढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट जब उसने इंक्रीज किया, तो उसने ये भी पाया
कि दूर वाली जो आयरन डस्ट थी वो भी कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आ गई। अब उसने क्या देखा साहब, यहां से इस करंट को बंद किया और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया। तो करंट की डायरेक्शन को जब उसने रिवर्स किया मतलब नीचे से ऊपर के बजाय ऊपर से नीचे करंट उसने फ्लो किया इस तरह से, तो वो क्या देखता है कि जो रेंडमली आपका आयरन की डस्ट जो थी वो जो फैली हुई थी वो फिर से कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हुई, बट अब की बार अरेंज होने का तरीका पिछली बार वाले अरेंज होने के तरीके से बिल्कुल जुदा था और बिल्कुल अपोजिट था। यानी इस बार वो जो अरेंज हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज हुआ, इस तरह से। और नोट वही किया, अगर इसका अमाउंट बढ़ाया जाए करंट का तो उसने ये पाया कि दूर का जो आयरन डस्ट थी वो भी कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो था वो अरेंज हो गई साहब ऐसे, ठीक है। अब इस बात को करने के बाद में उसने एक और एक्सपेरिमेंट करके दिया हमें, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें पता है कि कोई भी मैग्नेटिक नीडल अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ते हो, किसी भी मैग्नेट को अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री घूमने के लिए अगर छोड़ते हो तो वो हमेशा पॉइंट करेगा अर्थ के नॉर्थ की तरफ, मतलब उसकी डायरेक्शन यानी उस निडल, वो कंपास निडल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। या और इसके अंदर ये जो डायरेक्शन है हमारी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ली गई है दोस्त, यहाँ हम लोग वर्टिकल प्लेन में दिखते हैं, बट ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस तरह से इस प्लेन में बात करते हैं। कभी भी हम लोग इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये अगर ईस्ट है, ये हमारा अगर वेस्ट है, ये नॉर्थ माना जाता है, ये साउथ है, अगर ये डायरेक्शन ये है तो हमारी मैग्नेटिक निडल जो होगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में, कंपास निडल हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंट करती हुई रहेगी, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में वो पॉइंट करती हुई रहेगी, यहाँ इस तरह से माना जाएगा, ठीक है। अब आप समझें कि कोई भी मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन अगर आता है तो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा आप उसको किसी भी और फील्ड से निडल को, मैग्नेटिक निडल को आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो यूँ अरेंज है, इसका मतलब यहाँ अगर आपने यूँ डिफ्लेक्ट किया तब भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे टॉर्क लगाकर उसको अपनी डायरेक्शन लाएगा ये आपको पता है, वो इस तरह से यहाँ रखता है, ठीक है। ये बात तो हमारी हुई साहब, इस तरह से यहाँ रहेगा। अब क्या होता है कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस जगह ऐसी एक कोइल का अरेंजमेंट करके दिया जो ये सब काम हमें ऑरोस्टेट करके दे रहा है। और अब क्या होता है साहब, ये देखिए यहां मैंने एक कोइल ले ली इस तरह से, और ये बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने यहां से, और यहां मैंने की लगा दी है, और एक मैग्नेटिक निडल यहां है, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक निडल है वो जब तक इस कोइल में करंट फ्लो नहीं हो रही है वो इस डायरेक्शन में थी, ये अर्थ का साउथ है और ये अर्थ का नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में थी। मैग्नेटिक निडल अभी यहां इस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज है। अब हमने इस की को ऑन किया साहब, और यहां से जो करंट है उसको फ्लो किया यूं। जब करंट फ्लो हुई इस तरफ तो मैं क्या देखता हूं कि मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन आता है, और इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया यहां, मान लो इधर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये रखने पर डिफ्लेक्शन ये आया साहब। अब मैंने यहाँ से करंट का अमाउंट बढ़ाया, मतलब इसका वोल्टेज बढ़ाकर या रेयोस्टेट की हेल्प से मैंने यहाँ करंट का अमाउंट बढ़ाया साहब। तो मैं करंट का जब अमाउंट बढ़ाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि डिफ्लेक्शन पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब मैंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, करंट की डायरेक्शन को ये कर दिया साहब यहाँ से, यानी करंट की डायरेक्शन अब हम लोग जो है पहले के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ से उल्टा कर दिया मैंने, ये लो साहब। तो मैं क्या देखता हूँ साहब, जैसे मैंने करंट बंद किया था ये फिर से यहाँ आ गया, और अब करंट की डायरेक्शन को अगर मैंने चेंज किया तो इसका डिफ्लेक्शन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये लो साहब, ये डायरेक्शन हो गई यहाँ इस जगह। अब ये डायरेक्शन जब इसकी हुई, यहाँ इस डायरेक्शन जब ये गया, और अब मैंने यहाँ करंट का अमाउंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में फिर से बढ़ गया। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, आपके पास में दो डायग्राम है ए एंड बी। ए डायग्राम में हम क्या समझाना चाह रहे हैं और स्टेड ने क्या क्या करके देखा वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ साहब, उसने इस वायर के चारों तरफ ऐसे बहुत सारी कंपास निडल रख दी, ये जो भी निडल थी इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो भी निडल थी वो सब पॉइंट करती थी किधर की तरफ, आपके नॉर्थ की तरफ, और वो इस पोजीशन में थी। जैसे ही उसने इसमें करंट फ्लो किया उसने क्या देखा कि वो जो निडल थी वो एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो गई। अब ये क्यों हुआ,
इसका मतलब यहां पर इस निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है वो डिफ्लेक्शन केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। अब ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो इन सबको देखकर ऑरेस्टेड ने आपको 3 बातें कही। उन्होंने इन चीजों के 3 निष्कर्ष निकाल के दिए, और वो 3 रिजल्ट क्या थे। उसका पहला रिजल्ट ये था कि जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करेंगे, एक फील्ड का जनरेशन होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, और वो फील्ड जो होगा वो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड 1000%। फिर उसने दूसरी बात बोली, अगर मैं करंट की वैल्यू को, उसके अमाउंट को इंक्रीज करता हूं तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। यानी आपको वो कहना चाहता है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। फिर उसने एक चीज कही कि अगर डायरेक्शन को बदल दिया जाए, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो ठीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन का अपोजिट होगा। ये 3 बातें उसने कह दी। अब जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो करंट फील होती है, जो करंट आपका फ्लो होती है, इस करंट की फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका उस करंट के साथ में क्या रिलेशन है। आप ये तो बता रहे हो कि हाँ करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, ये बात तो ठीक है, बट वो बी किस तरह से आई पे डिपेंड करता है, क्या ये बताओगे? तो इस बात का कोई आंसर नहीं था किसके पास में, ऑरस्टेड के पास में। फिर अगली बात आई साहब कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई है, क्या इस के पास में, आपके पास में कोई ऐसा लॉ है जो कि ये बताता है कि आप करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी? क्या ऐसी कोई बात आपके पास, ऐसा कोई लॉ आपके पास में है? तो यहाँ पर भी निरुत्तर था ऑरस्टेड, यानी उसने आने वाले लोगों के लिए एक चीज छोड़ दी, एक इंस्पिरेशन छोड़ दी कि अब ये काम आप करोगे। तो उसने ये बात छोड़ दी आपके साथ में, आपके आने वाले साइंटिस्ट के हाथ में कि भैया अब ये आप ढूंढो। हमने तो ये बता दिया कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर एक फील्ड का प्रोडक्शन होगा और वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब डायरेक्शन आप ढूंढेंगे, तो ये एक लोगों को आने वाले टाइम के लिए एक रास्ता मिला कि हाँ इसके आगे हमें सफर तय करना है। तो मैंने कहा साहब यहां पर ऑरस्टेड को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने उसके नाम पर एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बना दी, और वो थी आपके पास ऑरस्टेड। और 1 ऑफ ऑरस्टेड इज इक्वल टू होता है 10⁻³ पाई, मतलब 1 ऑफ ऑरस्टेड इज इक्वल टू कितना बोला अपने, 10⁻³ पाई। ये तो बात हुई आपका 1 ऑफ ऑरस्टेड इज इक्वल टू, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 80 एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट्स जा रही हैं साहब, ठीक है। तो वो केवल इस बात में उसने एक बहुत बड़ा रास्ता खोला, ना वो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढता, ना फैराडे अपनी इस करंट का प्रोडक्शन करता, ठीक है। तो बात को आप समझें आगे क्या क्या हुआ इससे, लेकिन इस सब की जो नींव पड़ती है, इस आदमी ने जो रास्ता खोला था वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर एक फील्ड का प्रोडक्शन होगा और वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब लोगों के सामने एक चैलेंज था कि मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कुछ बात करूं। तो यहाँ 2 साइंटिस्ट आए साहब, एक आया आपका फ्लेमिंग और एक आया आपका मैक्सवेल, और ये दोनों आए आपको डायरेक्शन बताने के लिए, मतलब दोनों में से डायरेक्शन बताने के लिए आपको कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती हुई नजर आएगी आपको। इसके लिए आपके पास में 2 लॉ हैं साहब, एक आदमी आपकी हेल्प करने वाला है इसमें मैक्सवेल, और दूसरे का नाम है यहाँ पर फ्लेमिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैक्सवेल की। और मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है वो राइट हैंड स्क्रू लॉ, हम लोग पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है, उसने हमें बताया मैक्सवेल ने कि आप अपने दाहिने हाथ में, आप अपने राइट हैंड में एक स्क्रू को लें साहब, ठीक है। अब आप इस स्क्रू को घुमाएं, ये आपने इसको रोटेट किया। अब अगर मैं इसको ऐसे से घुमा रहा हूं तो मेरा स्क्रू किधर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जिधर मेरा स्क्रू आगे बढ़ रहा है, ये चल रहा है, स्क्रू जिधर आगे की तरफ चल रहा है, अगर ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में तू उसको घुमा रहा है वो डायरेक्शन तेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये है मैक्सवेल लॉ। मतलब अगर मैं कहता हूं कि एक स्क्रू को मैं इस बोर्ड में कसना चाहता हूं, मैं इसके अंदर उसको दसाना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, यूं, तो यूं घुमाऊंगा, यूं, तो ये मेरे घुमाने की डायरेक्शन है साहब, और ये इस स्क्रू के आगे बढ़ने की डायरेक्शन है। तो ये आगे बढ़ने वाली डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन मान ली जाए, तो जिस डायरेक्शन में तुम इसको रोटेट कर रहे हो ना, वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं इसके अंदर इसको यूं ले लूं
अब मैं इसको किधर की तरफ घुमा रहा हूँ, नीचे की तरफ, यूँ घुमा रहा हूँ यूँ, तो किधर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये जिस डायरेक्शन में तू इसको रोटेट कर रहा है, ये डायरेक्शन होती है कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है तेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी यहाँ राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या था मैक्सवेल का, वो कि आप अपने राइट हैंड में एक स्क्रू को लें और आप उसको रोटेट करें। जब आप उसको रोटेट कर रहे होंगे तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू बढ़ता है, वो आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है, वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अगर मानी जाएगी तो जिस डायरेक्शन में तुम उसको घुमा रहे हो ना, वो डायरेक्शन घूमने वाली डायरेक्शन कहलाएगी कौन सी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी यहाँ हमारी एक बात पूरी होती है। अब करते हैं साहब दूसरी बात कि ठीक है, आता है आपका फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या कहा साहब, आप ये चीज़ मैं आपको मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में भी बता चुका हूँ, और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि आप अपने राइट हैंड में एक करंट कैरियर वायर को पकड़ें, होल्ड करें उसको। तो जब आप अपने हाथ में एक वायर को पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो होनी चाहिए, करके देखें, जरूर करके देखें। अगर भगवान से ज़्यादा प्यार है, भगवान से मिलने की ज़्यादा इच्छा है, तो आप अपने राइट हैंड में एक करंट कैरियर वायर को ऐसे होल्ड करें, और यूँ होल्ड करेंगे तो आप यूँ डांस भी करेंगे, ठीक है। तो छोड़ो साहब, ठीक है, ये अपने पास वायर को मैंने होल्ड किया। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, जो फ्लेमिंग ने बताया कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इफ़ आवर थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इसको होल्ड करने के लिए जो मेरी उंगलियां हैं वो जो मुड़ी हुई है, जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, वो डायरेक्शन होगी कौन सी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब मेरा अंगूठा अगर है करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड के लिए बात होगी, ये लेफ्ट हैंड के लिए नहीं होती है। तो फ्लेमिंग ने बताया कि अगर आपका अंगूठा किसी वायर में बहने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां आपकी जो होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी कौन सी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर इस रूल को हम लोगों ने, मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था कि मैं इस वायर को मैं क्या करने वाला हूँ दोस्त, यानी जो ये लॉ था, इस लॉ को अपन ठक ठक लॉ में बदल देते हैं। और ठक ठक लॉ किसे कहते हैं, वो ये रहा साहब, ये करंट जा रही है। किसी भाई ने पूछ लिया भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप एक काम करें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए आप इसको ठक ठक लॉ में ले जाएंगे और आप यहाँ ये बोलेंगे साहब ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पूछ रहे हो बजा दो, ठक ठक और ठक, मतलब आप इसको ठक ठक लॉ में बदल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, तो दोस्त मेरे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये ले चल 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 चल, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, ठक ठक ठक। हालांकि यहाँ बजाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा कंधा ले आता हूँ, यहाँ कंधे पे बजा दो, ठीक है। तो आप यहाँ समझेंगे कि किस तरह से हम लोग करंट की डायरेक्शन को देखते हुए कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बोलेंगे। फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो आपको फिर से समझना है कि एक वायर है जो वेस्ट से ईस्ट उसमें करंट जा रही है, वो इस तरह सरका हुआ है, ठीक है। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायर के राइट एंड में, अब ये वायर का कौन सा राइट एंड होता है, इसका कौन से एंड होते हैं, तो आपका करंट जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो आप अपना चेहरा, आपका खूबसूरत सा चेहरा जो है उसको भी आप करंट जैसे जा रही है उधर सेट कर दें। ये करंट की डायरेक्शन में आपने अपने चेहरे को सेट कर दिया। अब आपका राइट हैंड ये रहा, यही वायर का भी राइट हैंड है, यहाँ लें, इस पॉइंट पे पूछ रहा है, ठक नीचे की तरफ। अगर आपसे पूछ ले कि वायर के लेफ्ट हैंड में, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वही वायर का भी लेफ्ट हैंड होगा, तो वायर के लेफ्ट हैंड में यहाँ पहुँचे, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर कोई पूछे वायर के ठीक ऊपर, वायर के ठीक ऊपर, वायर के ठीक ऊपर बजाओ आप, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गई आपकी साउथ। अगर ये वेस्ट थी, ये ईस्ट थी, तो ये साउथ हो गई। वायर के ठीक नीचे नॉर्थ, ठीक है। अगर एक वायर रखा हुआ है, कौन सी वाली डायरेक्शन, बहुत कम है ये वाली बात है, वायर रखा हुआ है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, उसमें करंट फ्लो हो रही है साउथ से नॉर्थ, आप उधर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, इसके राइट हैंड में, तो आपका चेहरा वहां है, आपका चेहरा और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो एक डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी आपका चेहरा उधर की तरफ देखना चाहिए जिधर करंट जा रही है, ठीक है। यानी करंट आपसे दूर जाती हुई नजर आनी चाहिए आपको। तो आपका राइट हैंड ये रहा, यहां मैं पूछ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, आपका लेफ्ट हैंड अपवर्ड, वायर के ऊपर बजा के देख ईस्ट, वायर के नीचे वेस्ट। तो कहने का मतलब ये आप ठक ठक रूल से करें चाहे कैसे भी करें। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हमें बताया था फ्लेमिंग ने कि आप अपने हाथ में एक कंडक्टर वायर को इस तरह से होल्ड करें कि आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी को ही अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और मैंने कहा साहब मेरे पास में एक लूप है और लूप में करंट फ्लो हो रही है लाइक दैट, इस तरह से ये करंट फ्लो हो रही है साहब। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, फ्लेमिंग का ओरिजिनल तो ये था, इफ योर थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन योर फिंगर्स इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। उसने कहा था अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, अब मैं यहां उल्टा कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं इस चीज को। उंगलियां, फिंगर्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिएगा तो थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरी उंगलियां, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा कर दिया है इस चीज को, मतलब मैंने मॉडिफाई कर दिया है। अगर मेरी उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है तो उनके परपेंडिकुलर अंगूठा जो होगा, मेरा जो थंब होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। कोई नई बात नहीं आई है। अगर हम लोग इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, ये लो साहब, ये मैंने छोटा सा पार्ट लिया। अब यहां अगर आप लोग इस चीज को देखते हैं, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये आई, उंगलियां अगर आपकी करंट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई। और एक चीज को याद रखना, यहां मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसमें, वो आप लोगों की तरफ आ रहा है। और कोई भी चीज, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ आएगा, ये आपके पास में आ रहा है। और कोई भी चीज जो आपके पास में आती है उसके लिए सिंबल होता है डॉट। ये लेसा, ये डॉट, इस बात का बहुत ध्यान रखें, फिजिक्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अगर मैं इसी में ही अगर ये करंट क्लॉकवाइज ले लूं यूं, तो अब क्या होगा साहब, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ये मेरी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, ये अंगूठा, ये यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से इस बार आपसे दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रॉस में बताया जाएगा। और क्रॉस में बताने का मतलब कोई भी चीज जब तुम्हारी तरफ आती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है डॉट, और कोई चीज तुमसे दूर जाती है तो रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है क्रॉस, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं तो अब मुझे कैसे बताया जाएगा साहब, ये मान लो मैं हूं और मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूं। अब मुझे बताना है ये आदमी तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो आप इसको यहां पर एक डॉट लगा दें। इस डॉट का मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर यही आदमी तुमसे दूर जा रहा है, जैसे मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, मान लो मैं उधर आगे की तरफ जा रहा हूं, तो वहां पर ये सिंबल ऐसे होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये आपसे दूर जाएगा। एक और बात, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लेन ऑफ द पेपर में काम करते हो, आप अपने किताब में काम करते हो, कॉपी में काम करते हो, तो वहां दो ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, एक तुम्हारी तरफ आता हुआ, एक तुमसे दूर जाता हुआ। तो जो तुम्हारी तरफ आता हुआ होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ जाता है, जो हमसे दूर जाता है, उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। मतलब अगर यहां अगर इस जगह बात की जाए, इस जगह पर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, यानी बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। मैं एक सर्कल को लिया है यहां पर, और ये करंट यूं जा रही है, और एक सर्कल में एक पॉइंट यहां है, ठीक इस प्लेन में एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। तो इन दो पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब ये यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होगी वो सर्कुलर होंगी, यहां पर क्लोज लूप तो बनती ही बनती है। अब यहां वाले पॉइंट की बात की जाए तो ये वाली लाइन तुमसे दूर जा रही है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट विशेष पर अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो यहां क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये इस कंडीशन में जो होगा ये क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है यहां इस पॉइंट पर, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। और एक बेहद खास बात, जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ आता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपसे दूर जाती हैं उनको नेगेटिव मानते हैं। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लेन ऑफ द पेपर में डाउनवर्ड होगा, जो दूर जाएगा तुमसे, उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। इन सब बातों का स्पेशली ख्याल रखा जाए। यानी फिलहाल हमने ऑरस्टेड की एक प्रॉब्लम को खत्म किया। ऑरस्टेड ये नहीं बता पा रहा था कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई। इसी में देखिए आप, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर देता हूं ये, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होगा इस जगह पर, यहां इस पॉइंट पर देखोगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ आएगा ये, और इस पॉइंट पर देखोगे तो वो आपसे दूर जाएगा। यानी यहां ये दो पॉइंट पर अगर आपने देखा था तो इस पॉइंट पर P और Q, और यहां अपना P डैश और Q डैश अगर देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन आपकी बिल्कुल उलट चुकी है। ये समझाने के लिए दो साइंटिस्ट आपके सामने आ चुके थे, एक था मैक्सवेल, एक था फ्लेमिंग, और हम लोग यूज करेंगे किसका, फ्लेमिंग का, ना कि मैक्सवेल का। यानी हम यूज करने वाले हैं कौन सा वाले साइंटिस्ट का, फ्लेमिंग का। और फ्लेमिंग से मैंने बताया था आपको अर्ली ईयर भी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी कि मैं आपको केवल 3 रूल बताऊंगा, और 3 रूल से है ना हम लोग सारा काम कर जाएंगे। बट बोर्ड के अंदर एक लॉस होता है दोस्त, उसकी मर्जी है। स्विमिंग का भी रूल होता है, ठीक है, और भी कोई और रूल होता है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का है, फ्लेमिंग का राइट हैंड का है, इस तरह से काफ़ी रूल होते हैं। बट हम लोग 3 रूल से अपना काम करते हैं, वो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। अपने कंपटीशन में जितना शॉर्ट और स्वीट और कॉन्सेप्ट से चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो 3 रूल काफ़ी है साहब। एक अपना पहला रूल ठक ठक वाला, ठीक है। दूसरा वाला रूल कौन सा वाला, आपका IBF वाला। ये डायरेक्शन किसकी है साहब, ये डायरेक्शन आपकी I की है, ये डायरेक्शन किसकी है, B की है, तो ये डायरेक्शन किसकी रिप्रेजेंट करेगी, F की। और एक मैंने बताया था आपको VBI, ये
ये 3 लॉ मैंने आपको बताए थे, जब इस चैप्टर में काम आएंगे। ये VBI वाला जो लॉ है वो EMI वाले चैप्टर में काम आएगा, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट मैंने पूरा काम, अगर मेरे ये लेफ्ट हैंड हटा भी दिया जाए तो मैं पूरा काम केवल एक हाथ से कर दूंगा। वहाँ तो हमें जो लॉ बात करते हैं वहाँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग के राइट हैंड दोनों में चलना पड़ता है, बट मैं केवल फ्लेमिंग के राइट हैंड से ही सारा काम करता हूँ। आप राइट हैंड से सीखें, ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे हम लोग। तो ये लॉ थे साहब, इन लॉ के बारे में पहला हमारी प्रॉब्लम खत्म हुई कि कम से कम एक समस्या तो हमारी निपट गई कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें पता लग गया। अब बात करते हैं साहब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी वैल्यू करंट पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो ना केवल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करता है, यहां से एक बात और पता लगती है कि इसके आसपास वो जो अपने जो वो हार्डबोर्ड लिया था और फिर उसको अपन ने देखा था, तो उसमें हमने देखा कि जब उस वायर में हमने करंट फ्लो करी थी तो उस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो बहुत पावरफुल हुआ था। मुझे कैसे पता लगा साहब? मैंने देखा वो आयरन डस्ट जो थी वो सबसे ज़्यादा डेंस मिल रही थी मुझे, कहाँ पर? उस वायर के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के आसपास कहीं जाता है, और जैसे जैसे मैं उसको दूर जा रहा हूँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही है। और अगर मैं काफ़ी दूर चला गया हूं तो मैं क्या देखता हूं कि साहब यहाँ पर अब वो जो आयरन डस्ट जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी हुई है। तो आखिर कुछ ना कुछ चीज़ें और होनी चाहिए। तो वो क्या क्या होता है, यानी कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सब बातें भी हमें सीखनी पड़ेगी और ये सब बातें भी हम लोग सीखेंगे। तो वो चीज़ें क्या है सुनिएगा साहब। जैसे आपका जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर एक बात थी कि जब किसी चार्ज के बारे में हम लोग बात करते थे तो चार्ज जो होता था वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता था, ठीक है साहब। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके थे। वहां 2 तरीके कौन कौन से थे? वो 2 तरीके थे, एक तो कूलॉम्स लॉ और एक गाउस लॉ। बिल्कुल यहाँ सिमिलर हैं। यहाँ पर अभी जब किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करेंगे तो आपके पास में ये तो बिल्कुल तय है साहब, कंडक्टर में करंट जाते ही मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मालूम करने के हमारे पास में यहाँ पर भी 2 लॉ हैं। एक है अपना बायो सावर्ट लॉ, कुछ लोग इसको बीओ सावर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो है बायो सावर्ट लॉ और एक लॉ जो है वो लॉ है आपके पास में एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ बिल्कुल आपके कूलॉम्स लॉ जैसा ही माना जा सकता है और जो आपका एम्पियर्स लॉ है वो आपका गाउस लॉ के इक्विवेलेंट होगा। बायो सावर्ट लॉ और आपके पास में एम्पियर्स लॉ में मेन डिफरेंस क्या है? तो वो मेन डिफरेंस ये है कि जहां बायो सावर्ट लॉ जो है वो डिफरेंशियल मेथड पर डिपेंडेंट एक लॉ है, जबकि आपका जो एम्पियर्स लॉ है वो इंटीग्रेशन मेथड डिपेंडेंस आपका लॉ होगा। मतलब वहां हम क्या करेंगे साहब और यहां क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो ये जो बात आ रही है अपने पास में, ये जो लॉ आ रहा है ये है आपका बायो सावर्ट वाला डिफरेंशियल मेथड है। डिफरेंशियल मेथड का मतलब हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना निकाल कर उसके एक छोटे से सेगमेंट की वजह से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल लॉ। मतलब इसको कहते हैं हम लोग कौन सा लॉ? डिफरेंशियल लॉ। यानी अगर हम लोग बहुत सारे लोगों की बात ना करके उसमें से किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो ये कहलाता है कौन सी बात? डिफरेंशियल। यानी उसके छोटे से पार्ट के बारे में बात कर लेना, ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल लॉ। और एक इसके अंदर एक और चीज़ होती है वो होता है साहब करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किसे कहते हैं समझा देता हूँ, ठीक है। मर्जी है, समझ लो वरना ज़्यादा काम की बात है नहीं। कि अगर मैं एक वायर में करंट फ्लो करता हूँ ऐसे, ये रहा साहब आपका ये, ठीक है। और इसमें अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ ये, तो आपका ये जो छोटा एलिमेंट आपने ए बी लिया है ना, इसमें ये जो आपका डी एल है, ये डी एल आपका, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है ये इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। इसकी जो डायरेक्शन जाती है वो जाती है आपकी करंट। हालांकि ठीक है, बात को सुना, करंट खुद तो एक स्केलर है बट वो बहुत सारी चीज़ों का वेक्टर बना देगी। ये अभी ही इसी लेक्चर में प्रूव करूंगा। करंट खुद स्केलर है बट वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कैसे बना देती है। तो आप कुछ यूँ समझो, जो आपने अखबारों में हेडिंग पढ़ी होगी, वो खुद तो मर गया लेकिन उसने बहुतों को जीवन दे दिया। मतलब बहुतों को जीवन दे दिया मतलब एक आदमी की डेथ हुई, उसका ब्रेन डेड हो गया और उसने क्या किया साहब, उसने अपनी अंतिम जो उसकी इच्छा थी, जो फाइनल उसकी जो विल थी, उसमें उसे एक बात लिख दी कि मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा लीवर डोनेट कर दिया जाए। तो अखबारों में आता है कि साहब वो खुद तो मर गया लेकिन 10 लोगों को वो जीवन दे गया। अपनी आईज डोनेट कर दी उसने, और भी जो चीज़ें काम होती है मेडिकल जो फील्ड में जो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग एक आदमी में दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो उस तरह की बात करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ क्या था कि वो कहता है कि भाई अखबार वाला जो हमारा जो रिपोर्टर होता है, वो जो हमारी अखबार की हेडिंग बनती है उस आदमी के लिए कि वो तो मर गया
बट वो 100 लोगों को जीवन दान दे गया, वो 10 लोगों को जीवन दान दे गया और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो एक मिसाल कायम कर गया। वो जिंदा रहेगा अलग अलग लोगों के शरीरों में। तो बात को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, करंट इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, बट वो कईयों का वेक्टर बनाएगी। उसमें सबसे पहले आता है आपका डीएल। ये जो स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ ली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ए टू बी, ए से बी तक इसकी डायरेक्शन होगी, और ए से बी की किसी डायरेक्शन थी? करंट की डायरेक्शन में। यानी करंट ने सबसे पहले वेक्टर बनाया इस स्मॉल एलिमेंट को, और इस स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन, जब भी कभी आप डीएल लें और डीएल की डायरेक्शन की बात आए तो डीएल की डायरेक्शन आप हमेशा लेंगे करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में। पहली बात मेरी कंप्लीट हुई साहब। दूसरी बात, करंट एलिमेंट किसे कहते हैं साहब? इस एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट और इस एलिमेंट की लेंथ के प्रोडक्ट को बोलते हैं करंट एलिमेंट। इतना काम का नहीं है, बस ठीक है समझ लो। और डायरेक्शन क्या होगी साहब? ए टू बी। और ए टू बी कौन सी डायरेक्शन थी? वो करंट की डायरेक्शन में थी। यानी पहली चीज, आपकी करंट खुद स्केलर, बट उसने इस स्मॉल एलिमेंट को बना दिया वेक्टर। हाँ साहब, देखो एक बहुत काम की बात है, ठीक है, और वो मैं आपको बताया था, मेरा खुद का एक पर्सनल में बता देता हूँ। जैसे मुझे क्या होता था कि भाई फिजिक्स पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी है ना, तो ये सभी लोग बता देते थे, बट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमें नहीं पता होता था। पर अब आज मुझे एक बात पता लग रही है कि भाई साहब, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम है कि आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? वो यहीं चालू होते हैं। किसी भी चैप्टर की जो पहली लाइन होती है, वहां से अगर आपने इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिया और वहीं से अगर आपने समझना चालू कर दिया, अगर तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर बीच में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं करो, तो आपके कॉन्सेप्ट कभी मजबूत नहीं होंगे, आपको न्यूमेरिकल में कभी भी मजबूती नहीं मिलेगी। अगर जैसे जनरली कोई बच्चा हमारे पास 11th क्लास से 12th क्लास में पढ़ने के लिए आता है, या टारगेट की क्लास में पढ़ने के लिए आता है, हम उससे पूछते हैं बायोलॉजी का अगर स्पेशली होता है, तो भैया किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? तो वो बोलता है कि साहब मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है। अब हम पूछते हैं कि भाई फिजिक्स में क्या नहीं आता बेटा तेरे को? तो वो बोलता है कि भाई साहब मुझे एक तो प्रूफ नहीं आते और एक न्यूमेरिकल नहीं आते। तो अंदर ही अंदर हम लोग सोचते हैं फिर तुझे आता क्या है? भाई प्रूफ आते नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो फिर आता क्या है? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको प्रूफ और जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगर वो आता है तो न्यूमेरिकल तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझें, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। चालू हो रहा है आपका ये चैप्टर, अभी तक की सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इस चैप्टर की। ये चैप्टर आपकी जेब में होगा, और कैसे होगा? ये था आपका स्टार्टिंग चैप्टर का, और अब चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब एक आदमी इसको तो ढंग से पढ़े नहीं और क्वेश्चन करने बैठ जाए, तो नेचुरली उसको सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, और जहां थोड़ा सा घुमाव दिया जाएगा वहां उसको तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि उसने अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं किया। तो देखिएगा साहब, हम लोग कैसे अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, बात को समझें। देखें बायो-सावर्ट लॉ क्या है साहब। अब बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? तो साइंटिस्ट बायो-सावर्ट ने क्या किया, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे ये, और उन्होंने एक वायर लिया ये ऐसा, ठीक है, रैंडम वायर है, कैसा भी हो सकता है। इसमें उन्होंने करंट फ्लो करी, ये आई, यानी यहाँ इस वायर में करंट जा रही है, ये आई एम्पियर की करंट की डायरेक्शन ये सब। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट है आपका ए बी, और इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, और यहां से थीटा एंगल बनाते हुए एक पॉइंट पी देर का है, और आपको यह पूछा जाता है कि इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस पॉइंट पी पर, जिसका कि इस स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर है और यहां से एंगल थीटा है, मतलब इसके मिड पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हुए आपको मैंने दे दिया है पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, और मैं आपसे वहां जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दैट करंट, यानी इस करंट की वजह से कितना होगा। तो ये सबसे पहले हमें ढूंढ के बताया किसने, बायो-सावर्ट ने। तो बायो-सावर्ट ने क्या कहा साहब, अगर आप इस वायर के अंदर जो बहने वाली करंट है, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखें, यहां से ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये कांस्टेंट रखें, यहां से इस ओ पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से ये जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को अगर हम लोग 1 मिनट के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब ये डिस्टेंस आर ही मानी जाए और इसको कांस्टेंट माना जाए, तो बायो-सावर्ट ने चेक किया कि उसने इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को कम किया, तो उसने ये पाया कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उतने ही रेशो में कम हो गया। फिर उसने कहा कि आगे साहब इसकी जो लेंथ ये थी इसको डबल कर दिया, तो उसने पाया कि आई आर और थीटा को कांस्टेंट रखते हुए वो ये पाता है कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड था
वो इसकी लेंथ को डबल करने पे डबल हो गया, ट्रिपल करने पे ट्रिपल हो गया। तो यहां से लॉ बनता है, पहला लॉ जो लेंथ का लॉ है, यानी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेल बी वो प्रोपोर्शनल होगा दोस्त डीएल के, यानी इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ के। और जबकि यहां पर अगर बी का डीएल के साथ में अगर ग्राफ खींचा जाए तो डीएल आपका ये रहा साहब, ये आपका डेल बी है, इनके पीछे ग्राफ खींचा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन कंडीशन लागू है साहब, शर्तें लग रही हैं, आपका आई कांस्टेंट होना चाहिए, आपका आर कांस्टेंट होना चाहिए, आपका थीटा होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब आपके पॉइंट पी की आप पोजीशन नहीं बदल सकते, उसका आर थीटा कांस्टेंट कर दिया और इस वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट भी कांस्टेंट है, तब आप बोल सकते हो कि बी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। फिर उसने एक और चीज चेक करी, ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ उसने ये रखी, इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा को उसने कांस्टेंट रखा, और उसने ये देखा कि अगर इस वायर में मैं करंट की वैल्यू को डबल करता हूं तो यहां पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से डबल हो गया, ट्रिपल करता हूं ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स करता हूं 4 टाइम्स हो गया। यानी कि उसने पाया दूसरी बात कि डेल बी जो था वो प्रोपोर्शनल था आई के, यानी डेल बी का आई के साथ में जो ग्राफ था दोस्त मेरे, यहां जो उसने ग्राफ पाया वो फिर से स्ट्रेट लाइन पाया, बट कंडीशन यहां पर इस बार डीएल और पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा आर कांस्टेंट्स हैं। मतलब यहां पर आप सिर्फ बदल सकते हैं कौन सी चीजों को, आई को, बाकी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट रखी जाएगी, तो डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू आई पाया जाएगा। फिर उसने क्या देखा कि एक बार उसने यहां देखा साहब, इसमें करंट फिक्स रखी, यहां से इसकी लेंथ भी फिक्स रखी, और एक बार यहां देखा, फिर यहां देखा, फिर यहां देखा। सपोज ये डिस्टेंस एक्स थी, एक्स डिस्टेंस पे उसने मैग्नेटिक फील्ड पाया, फिर उसने इस डिस्टेंस को 2x किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया। यानी आपको ए बी सी डी, मतलब आपको कह सकते हैं, आपको कह दें साहब क्यू आर एस टी, यानी आप इन क्यू आर एस पॉइंट पे उसने देखा, क्यू पॉइंट वहां से एक्स डिस्टेंस पे था, आर पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द वायर से आपका जो था वो 2x पे था, और ये एस जो था वो 3x पे था। तो उसने ये पाया कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, बट इससे डबल डिस्टेंस पर वो उसका 1/4 हो गया, फिर इससे ट्रिपल डिस्टेंस 1/9 हो गया। मतलब उसने ये साफ साफ कहा कि इस लाइन पर जो पॉइंट पी है उन पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेल बी है उनकी इस स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डेल बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बहुत सारी जगह कर चुके हैं, ग्रेविटेशन लॉ, कूलम्ब्स लॉ भरा हुआ था इन्हीं बातों से, ठीक है। अब तीसरी बात जो आपके पास में आ गई है वो कब आती है साहब, और वहाँ का ग्राफ कैसा होगा, तो ये आर और ये आपका डेल बी का जो ग्राफ होगा बहुत अच्छे से पता है आपको, ग्राफ ऐसा होगा। और इस कंडीशन में आपका आई कांस्टेंट है, डीएल कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है। मतलब आप सिर्फ चल सकते हो इसी लाइन पर, आपने थीटा के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ आप बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे और कांस्टेंट रखेंगे आप इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को। अब एक बेहद खास बात आने वाली है आपके सामने, जो चौथा लॉ है। भाई हमने सबको बदल दिया, हमने आपको आई को बदल के देख लिया, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को बदल के देख लिया, उस पॉइंट पी की वायर के स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से डिस्टेंस को बदल के देख लिया। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट में सिर्फ थीटा को नहीं बदला, तो थीटा को भी बदल के देख लेते हैं। और थीटा को बदलने के लिए 1 मिनट के लिए मैं इस वायर को यहाँ से सीधा कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वैसे भी समझा सकता हूँ इसको। ये मेरा ए बी आपका स्मॉल एलिमेंट था और यहाँ ये है। अब मैंने ये देखा कि ये इस स्मॉल एलिमेंट का मिड पॉइंट है, इसके अंदर आई बिल्कुल फिक्स है जो है, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ थीटा बताया है, तो थीटा किसके बीच में है, ये जो स्मॉल एलिमेंट था, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को पॉइंट पी से जोड़ने वाली लाइन। यानी आप बहुत, मैंने कहा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये जो आपका डीएल जो था, ये डीएल की डायरेक्शन ये हो गई सब, इसके मिड पॉइंट से यानी इसके डीएल से आपका ये जो आर जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है आपका थीटा, ठीक है। और अब आपको अगर मैं यहां दे दूं इस जगह पर, और अब आपसे पूछ लूं कि आप मुझे सबसे पहले तो आप एंगल बताएं थीटा कितना होगा, तो आपका ये आप यहां से डीएल से यहां चलेंगे और इस लाइन पे आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी आपका डीएल और इस समय आर के बीच में जो आपका एंगल बनने वाला है वो एंगल बनने वाला है 0 डिग्री। और अगर आप यहाँ, अगर इस जगह आपका पॉइंट रखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह आपका एंगल क्या होगा, तो आप पहले तो इस पॉइंट को मिला के आए, एंगल बनेगा आपका डीएल की डायरेक्शन ये रही, यानी इस डायरेक्शन और इसके बीच में बनने वाला ये एंगल, यो जाएंगे आप यहाँ से, यो यहाँ से चलेंगे आप यो, यानी डीएल से जाएंगे आप किधर की तरफ, आर की तरफ, और यहाँ आपका जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ तो आपका ये एंगल होगा 90 डिग्री का, यहाँ पहुँच जाता हूँ तो ग्रेटर देन फ्रॉम 90 होगा, और अगर यहाँ पहुँच जाता हूँ, अब देखिए एक बार मैं यहाँ था, एक बार मैं यहाँ हूँ,
तो इस जगह अगर आपको देखूंगा तो मैं पूछता हूँ कि DL और आपका वो जो पॉइंट जिसको मिला रहे हैं आप, उनके बीच में एंगल कितना डिग्री बन रहा है। तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा साफ साफ दिख रहा है, ये DL की डायरेक्शन और ये R की डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल बन रहा है वो आपका 180 बन रहा है। और यहाँ जब आऊँगा इस जगह पर तो ये एंगल बनेगा पूरा 270, और अगर वापस घूम के आ जाता हूँ तो बनेगा 360। तो उसमें क्या कहा गया साहब, बायो सावर्ट ने क्या कहा कि आपका एंगल क्या होता है, मैंने क्लियर कर दिया आपको। बायो सावर्ट ने कहा कि अगर आप एक वायर में करंट जो फ्लो हो रही है उसको कांस्टेंट रखें, वायर के अंदर जो स्मॉल एलिमेंट लिया गया है उसके लेंथ को कांस्टेंट रखें, डिस्टेंस कांस्टेंट रखें, और अगर आप उसको डिफरेंट पोजीशन पे पहुंचा दें, यानी वो पॉइंट पी की लोकेशन अगर आप चेंज करते चले जाएं, यानी आप थीटा को बदलते जाएं, तो उसने पाया कि डेल बी जो था वो प्रोपोर्शनल था एंगल साइन ऑफ थीटा, मतलब वो थीटा के साइन कर्व के प्रोपोर्शनल का, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। और इस समय अगर ग्राफ देखा जाएगा तो बिल्कुल ग्राफ आपको साइन कर्व मिलेगा। और साइन कर्व ग्राफ कैसा होता है दोस्त देखिएगा यहाँ पर, और ये आप समझेंगे तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये आपका डेल बी है दोस्त, यहाँ आपका माइनस का डेल बी है, ये एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया, यहाँ पर मेरा एंगल 180 डिग्री हो गया, यहाँ पर एंगल 270 डिग्री है, और यहाँ पूरा 360 है। यानी मैं यहाँ से इस जगह से घूमता हुआ चलूँगा, बिल्कुल यूँ चलूँगा। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि जब एंगल 0 डिग्री था, मतलब इस पॉइंट पर अगर हमने देखा था तो मैग्नेटिक फील्ड 0 था, 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, ये 180 पर जाके इसकी वैल्यू वापस 0 हो गई, 270 पर ये नेगेटिव में पहुंच गया, और 360 पे वापस 0 हो गया। मतलब आपको साइन कर्व मिल रहा है। साइन कर्व कैसे मिलता है, 12th क्लास में 11th क्लास में काफ़ी बार काम कर चुके हैं, इसलिए साइन कर्व कहलाता है। अब इस बात का मैं मतलब समझा देता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और इस जगह तक अगर देखोगे आप, यहाँ तक देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम आ गया, इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होना चालू हुई, और इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और इस पॉइंट पे जब आप पहुंचे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी 180 के बाद में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई है। और बदल कैसे गई है तो वो देखें, यहाँ पर जो इस जगह अगर हम प्लेन ऑफ द पेपर में खड़े हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और यहाँ देखोगे तो अपवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक बार इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया है तो ये नेगेटिव मानेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं यूँ बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये यूँ बात कर लेता हूँ, ये करंट यूँ जा रही है, यहाँ डाउनवर्ड है तो यहाँ अपवर्ड है। तो प्लेन ऑफ द पेपर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, भाई तुम इसको उल्टा बनवा दोगे। हम बात कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया, मान लो मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इस वाली डायरेक्शन को, ये नीचे वाली नहीं कह रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगा। अगर एक बार फिजिक्स में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया है तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो साइन कर्व आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ से जब आपका एंगल बढ़ना चालू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 90 डिग्री के एंगल पर वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, फिर 90 डिग्री बाद में वापस घटना चालू होगा। मतलब ये कि ये वायर का ये आपका स्मॉल एलिमेंट था, यहाँ से आपको 15 मीटर की डिस्टेंस पे देखना है, तो यहाँ से भी 15 मीटर, यहाँ से भी 15, ये डिस्टेंस सारी 15 है। अब इसमें क्या बदल रहा है, ना आई बदल रहा है, ना डीएल बदल रहा है, ना आर बदल रही है, बदल क्या रहा है, केवल एंगल। तो डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। और यहाँ कौन कौन कांस्टेंट आ गए साहब, आपका आई कांस्टेंट है साहब, आपका डीएल कांस्टेंट है साहब, और आपका आर कांस्टेंट है। मतलब ये बातें, यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्त। और कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं यार, यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तीनों चीज़ों को, तीनों इक्वेशन को अगर मिलाने बैठते हो तो आपके साथ फाइनली चीज़ आएगी, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4, तो आप जाएंगे तो आई डीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, और डेल बी इज इक्वल टू, अगर आप जाओगे तो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। और ये जो आपका लॉ बना, ये बना बियो-सावर्ट लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ किसी वायर के एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, डेल बी होगी, डेल बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये है हमारा एसआई सिस्टम के अंदर। और अगर हम लोग जाते हैं सीजीएस के अंदर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है, मतलब वहां वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल बी रिजल्ट हो जाएगा आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। बट हम लोग अब यहाँ पर यूनिट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करके हम लोग सीधा अपने काम पर ध्यान देंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी थी भाई। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी थी फिर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, उस डायरेक्शन को अगर हम लोग आर कैप बोल देते हैं तो हमने जानबूझकर, है ना, जीती हुई जिंदा, जीती हुई मतलब जिंदा मक्खी को निगला है। मतलब हमारे दूध के अंदर मक्खी गिरी हुई है और हमें दिख गई है वो गिरी है, फिर भी हम उसको दूध के साथ पी जाएं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। देखें
हमारा यहाँ पर एक एटीट्यूड होता है, हमारा एक काम करने का तरीका होता है, और हमारा व्यवहार भी डिफरेंट जगह पर अलग अलग होता है। मतलब चीज़ें देखें साहब, अगर कभी मक्खी गिर जाए पानी में है तो हम पूरी पानी के गिलास को फेंक देते हैं, बट वही मक्खी गिर जावे अगर किसी घी के डिब्बे में तो हम सिर्फ थोड़ी सी जगह से घी निकाल के फेंकते हैं। बात आ रही है समझ में? मतलब ये इंसान की बात है भाई साहब, नेचर की बात है। आदमी दोनों जगह व्यवहार एक जैसा ही रखे ना, कि जब पानी में अगर वो गिलास में अगर मक्खी गिरी थी तो मुझे एक बात बता, पूरा पानी क्यों फेंका? सस्ता है, मतलब वो सस्ती चीज़ों को फेंक देता है। तो इसका मतलब याद रखना, अगर तुम भी दुनिया के लिए सस्ते रह गए तो तुम्हारे को उठाकर फेंक दिया जाएगा, तुम्हारी कंपनी से, तुम्हारे आसपास के लोगों के द्वारा। और कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ बातें तो यहाँ तक भी है कि अगर तुम लोगों के काम के नहीं रहे तो दिल से भी निकाल कर फेंक दिए जाओगे। तो बातों को ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट बनो, खास बनो, ज़रूरी बनो, और कुछ अपना सपोर्ट दो इस सोसाइटी को, तो ही वो तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारा मान सम्मान करेगी। अदरवाइज़ वो तुम्हारे इनका कुछ भी ख्याल नहीं रखेगी। तो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश कर लो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालनी पड़े तो अगर मैं आर कैप कह देता हूँ, आर कैप की डायरेक्शन, 1 मिनट के लिए मैं आर कैप बोलता हूँ, तो आर कैप का मतलब तो आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए यो। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है ना? ये नहीं है। डायरेक्शन तो यहाँ ये नीचे की तरफ है। ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लो साहब, अगर ये स्मॉल एलिमेंट लेता, आई करंट लेता, ये मिड पॉइंट लेता, यहाँ लेता, अब आप बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है? ये। और आर कैप यानी यहां तो जा रही है आर के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है इस आर के परपेंडिकुलर, और तुमने आर कैप लगा दिया। मतलब एक्चुअली लॉ तुम्हारा को क्या बता रहा है? जो आपका मैक्सवेल लॉ है, जो तुम्हारा फ्लेमिंग लॉ है, वो डायरेक्शन इस पॉइंट पे कौन सी बता रहा है? इसके नॉर्मल। और आर कैप क्या बताता है? ये। तो ये तो डायरेक्शन है ही नहीं ना। इसका मतलब हम यहाँ आर कैप तो लगा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ भूल कर भी आर कैप नहीं लिख रहा हूँ। हमारी आदत पड़ी होती है, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने जब एक पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो हमने आर कैप लगाया था। हमने क्या किया था कि मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर जब आपका फोर्स निकालते हो तब भी आप यही काम करते हो, ठीक है। लेकिन दो पोल्स के बीच फोर्स निकालते हो वहां आप आर कैप लगा देते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आर कैप लगा देते हो। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप आर कैप लगा देते हो। यहां आर कैप मत लगा देना। आ रही बात में तो आर कैप नहीं आ रहा है साहब। आपको डायरेक्शन कैसे जाएगी, डायरेक्शन किस तरह से जाएगी, वो आपको मैं समझाऊंगा, और डायरेक्शन कैसे बनती है वो समझे। यही है हमारे कॉन्सेप्ट्स। यहां मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर लिया, तुम्हें कुछ समझाना है इसलिए बोल रहा हूं। और ये इसका स्मॉल एलिमेंट ए बी है, ये इसका मिड पॉइंट ओ है, और यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट पी है, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन ये होगी, मतलब इसको इससे जो ज्वाइन किया है आपने, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। अब आप यहां डेल बी इजकल टू जब बोलोगे, क्या बोलोगे? म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा, थीटा 90 डिग्री दे रहा हूं मैं, अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब अगर आप यहां आर कैप लगाते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है क्या? यूं तो नहीं जा रहा है। वो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर इस चीज के इस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब हम लोग लगाएंगे यहां एन कैप। अभी बात अधूरी है। ये एन कैप यहां कुछ भी नहीं बता रहा है कि ये किसके परपेंडिकुलर है। अभी हमें यह पता लग रहा है कि यहां इस आर के परपेंडिकुलर है, बट मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उन चीजों को आप समझें। मैं वो लॉ वापस लिख रहा हूं बिना डायरेक्शन के, डीएल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस डीएल साइन ऑफ थीटा को हम समझने की कोशिश करते हैं। अर्लियर एक चैप्टर था हमारे पास में, और चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैट्स, और वहां था डाइपोल, और डाइपोल की वजह से आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था केपी कॉस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपका थीटा चुगली कर रहा है, और यहां पर भी थीटा ही चुगली कर रहा है। देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी। देखिए साहब, ये था हमारा ए और ये था हमारा बी मान लो, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। और सोचो कि इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट से एक वेक्टर बनता है, और वेक्टर सी बन रहा है। और वेक्टर सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मान ली जाए तो सी इज इक्वल टू, आप लोग हमेशा लिखेंगे ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आपने लिखा साहब ए क्रॉस बी। अब आप ये जानते हो कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर C इक्वल टू वंस टाइम अगर आपने कह दिया कि A क्रॉस B होगा तो वो A क्रॉस B ही होगा, वो B क्रॉस A नहीं होता है,
ठीक है। तो अब आपका, क्योंकि वो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ए क्रॉस बी आ गया है सब। अब इसको जब हम आगे खोलते हैं तो सी कैसे पता लगता है साहब, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल का साइन ऑफ थीटा, और ये एन कैप। ये एन कैप एक चीज बताता था जो दुनिया में और कोई चीज नहीं बताता है। ये एन कैप बताता था वेक्टर सी की डायरेक्शन, और सी की डायरेक्शन क्या होती थी, वो तीन बातें आप लोग बोलते थे। और तीन बातें कौन सी बोलते थे, मैं रिपीट करता हूँ 11th क्लास की बात को, कि वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो ए के परपेंडिकुलर है, मतलब एक ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। आप ये भी बोल सकते हो वेक्टर सी की डायरेक्शन जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि वेक्टर सी की डायरेक्शन जो होगी वो ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के नॉर्मल होगी। मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन ये होगी, ये वाली। अगर इसको मैं थीटा को 1 मिनट के लिए ऐसे ले लेता हूं तो ये डायरेक्शन ये होगी। अब अगर आप इसको देखते हो, ये वेक्टर सी है साहब, यानी वेक्टर सी यूं होगा, वेक्टर सी उस प्लेन में तो होगा ही नहीं जिसमें उसके कंपोनेंट वेक्टर्स है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उसमें तो ये है ही नहीं, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। आप देखिए अभी आपको सी वेक्टर नजर आएगा, मेरा पेन नजर आ रहा होगा आपको, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वो नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, इवन वेक्टर सी नजर आ रहा है आपको जिसमें ए और बी दोनों लाई करते हैं उसके बिल्कुल नॉर्मल। आओ साहब, ये ए बी साइन थीटा। अब 1 मिनट के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें से इस एन कैप को भी हटा रहा हूं और इस सी को भी हटा रहा हूं। मतलब मैं ए क्रॉस बी को सिंपल लिख रहा हूं ए बी साइन ऑफ थीटा, ऐसे, ठीक है। एन कैप सब हटा दिया, केवल तो मैं समझा रहा हूं इसलिए बात कर रहा हूं इस समय। अब मैंने कहा मान लो अगर मैं ऐसे लेता, ये मेरे पास वेक्टर ए होता और ये यूनिट वेक्टर होता आपका बी कैप, और ये एंगल थीटा होता है। बी कैप मतलब आपका बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या लिखता हूं, ए क्रॉस बी कैप। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकेंड वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी की डायरेक्शन और बी कैप की डायरेक्शन दोनों की सेम है। जो एंगल ए और बी वेक्टर के बीच में बन रहा है वही एंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा ए और बी कैप के बीच में। मतलब यहां लिखेंगे अपन साइन थीटा, और यहां अगर हम लोग इसे डायरेक्शन बोलेंगे तो ये भी आपका एन कैप, और यहां पे भी अपन लोग इसको अब लगा देते हैं एन कैप, क्योंकि मैंने बात समझा दी है आपको। तो आप यहां समझें ए क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू, लिख सकता हूं ए साइन थीटा एन कैप। ये बात हमारे पास में इस तरह से लिखी जाएगी। यानी मैं यहां पर अगर मुझे कभी ए साइन थीटा लिखा हुआ दिखाई दे और कोई मुझसे पूछ ले कि ए साइन थीटा जो है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाएगा, कॉस थीटा तो मतलब डॉट प्रोडक्ट बोलता मैं, तो मैंने कहा साहब ए साइन थीटा किसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इस बात को कैसे जवाब देंगे आप, तो वो आप यो जवाब देंगे कि साहब एक तो वेक्टर क्वांटिटी ए है, अब क्योंकि यहां पर साइन थीटा आ रहा है इसलिए यहां क्रॉस लगाना जरूरी है। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, उसकी चुगली कौन कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है तुम्हारा ये थीटा। ये थीटा चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, अब देख ले मुझे मैं किसके बीच का एंगल हूं, तो भाई आपका थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच में। क्या यहां बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो यूनिट वेक्टर बन गया है और वो बनेगा बी कैप। मेरी बात को फिर से समझें, मैंने कहा ए साइन थीटा, मैंने ए क्रॉस बी कैप, मुझे भगवान आए थे समझाने के लिए, नहीं, ए साइन थीटा में थीटा ने चुगली की कि पहली क्वांटिटी तो ए है, दूसरी क्वांटिटी थीटा चुगली कर रहा है। देख यार देख मुझे मैं किनके बीच का एंगल हूं, तो तुमने कहा ए और बी के बीच में, क्या यहां बी आ रहा है, बोले नहीं आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से गारंटी है मेरी इस बात की, क्या चीज गारंटी इस बात की कि दूसरा वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर मैंने कोई और क्यों नहीं लगाया, मैंने बी कैप क्यों लगाया, तो मैंने कहा भाई यहां पर जो ये एंगल था, ये एंगल किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब आपको मैं ये बातें क्यों समझा रहा हूं, उसका कारण ये रहा। आप ऊपर देखो, आपको कुछ चीज दिख रही है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, डीएल साइन थीटा, बोले सर हमें तो आई साइन थीटा भी दिख रहा है, आई साइन थीटा में अब आई वेक्टर होती है क्या, आई साइन थीटा दिख रहा है, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा को पकड़ो, ये जो डीएल साइन थीटा है, डीएल साइन थीटा, अब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट रहा होगा, ये रहा होगा डीएल क्रॉस। अब आपका थीटा, ये थीटा चुगली कर रहा है, ये थीटा आपको चुगली कर रहा है, भैया देखो कि मैं किसके बीच का एंगल हूं, तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो थीटा है ये किसके बीच में एंगल होता है, यहां आप देखें, यहां ये आपने स्मॉल एंगल लिया था, यहां से एंगल आपने थीटा लिया था। अब आप मुझे बताओ ये आपका आर था, ये आपका डीएल था, अब आप बताओ ये थीटा किसके बीच का एंगल है,
डीएल और आर के बीच में। तो क्या यहां आर कहीं दिख रहा है? ऊपर, ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर नहीं दिख रहा है। तो आपको इसका मतलब डीएल साइन थीटा जो है, ये डीएल साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल क्रॉस आर कैप के। यानी मैं लिख सकता हूं इस डीएल साइन थीटा को लिख सकता हूं, डीएल साइन थीटा इधर लिख सकता हूं डीएल क्रॉस वेक्टर ऑफ आर अपॉन ऑफ आर। मतलब आपको मैं यहां बता सकता हूं कि ये जो डीएल साइन थीटा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये आपका आई, ये आपका डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। यानी आपका डेल बी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये आपका आई, ये आपका डीएल क्रॉस वेक्टर ऑफ आर अपॉन ऑफ आर क्यूब। और यहीं से एक बात साफ हो गई है कि डेल बी की जो डायरेक्शन होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के नॉर्मल में होगी। वो जो आपके जैसा डीएल की डायरेक्शन है वो उस आर के परपेंडिकुलर होगी, और डीएल की डायरेक्शन होगी जिस प्लेन में तुम दोनों रहते हो। मैं उस प्लेन में रहना पसंद नहीं करता, मतलब डीएल की जो आपके पास में जो प्लेन है, आर की जो प्लेन है, उसके बिल्कुल उन दोनों के जिस प्लेन में दोनों लाई करते हैं उस प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल होगी इस डेल बी की डायरेक्शन। ये यहां से क्लियर हो गई। और देख मेरी बात को, डीएल ये था, ये आर था, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और अगर आप इधर आओगे, इधर आजा इधर आजा, तो ये डीएल, ये यहाँ, ये दोनों इस प्लेन में है। और देख मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ है। ये जो डायरेक्शन जा रही है, जो तुम्हारी तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन क्या आर के तुम्हें नॉर्मल नहीं दिख रही है? क्या इस डीएल के नॉर्मल नहीं दिख रही है? डेफिनेटली। तो आपका डीएल साइन थीटा ने चुगली की थी कि भैया कहाँ होगा। अब बात आती है कि आप दावे के साथ कैसे कर सकते हो कि डीएल क्रॉस आर कैप होगा। आर कैप क्रॉस डीएल क्यों नहीं होगा? भाई यहाँ कोई लॉ नहीं होता है। डीएल क्रॉस आर कैप भी लॉ है, आर कैप क्रॉस डीएल भी लॉ है, लेकिन वेक्टर के अंदर जिससे डायरेक्शन आ जाए वो फाइनली हम लोग मान लेते हैं। तो हमने डायरेक्शन रख के देखी डीएल क्रॉस आर कैप में, हमने डायरेक्शन रख के देखी आर कैप क्रॉस डीएल में, तो मेरे पास डायरेक्शन जो आई वो डीएल क्रॉस आर कैप से आई। तो डीएल क्रॉस आर कैप हिज लॉ, ये बनता है हमारा नियम। यानी बियो-सावर्ट लॉ जो हो गया वो वेक्टर फॉर्म में ये आया। और मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का, तो वहाँ हमने पोटेंशियल वाला टॉपिक निकाला था, और पोटेंशियल वाले टॉपिक को जब मैंने वेक्टर फॉर्म मांगी थी तो आपने लिखा था केपी कॉस ऑफ थीटा, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखा था आपने केपी कॉस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा था इसको आप लोग लिखे साहब आपको वेक्टर फॉर्म में, यानी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आपने लिखा था केपी डॉट आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। तो आपका जो पी कॉस थीटा था उसको लिखा था ना पी डॉट आर कैप, और फिर उसको आगे खोलोगे तो पी कॉस ऑफ थीटा खुलेगा। यानी वो फाइनली वो फॉर्मूला आपने v जो था वहां वो के पी कॉस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर को आप लेके चले गए थे। के वहां ऐसा था, ये माइनस का क्यू चार्ज था, ये आपका प्लस का क्यू चार्ज था, यहाँ आपका ये एंगल आपका थीटा था, ये डिस्टेंस आर थी, और यहाँ पर आपके पास में डाइपोल मोमेंट था, ये पी और ये आर, ये पी डॉट आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। और इसको आगे खोला था अपने के पी आर अपॉन ऑफ आर क्यूब, ऐसे। तो ये के पी कॉस ऑफ थीटा को आपने ऐसे कैसे लिख दिया था? ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। और एक बात और, ये सब बातों में ये पी कॉस थीटा बताता है कि यहां डॉट प्रोडक्ट जा रहा है, ये साइन थीटा जाता है, यहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब किसके साथ होगा ये ढूंढना हमें पड़ता है। हाँ साहब, तो ये था साहब आपके पास है बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म हमसे पूछे है तो हम लिखेंगे डेल ऑफ बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ एन कैप, जहाँ एन कैप का मतलब है जिस प्लेन में डी एल और आर कैप है, यानी डी एल और आपका आर है उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी ये एन कैप, ये शो करता है। अगर पूरा अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो कौन सा हो सकता था? नीचे उधर की तरफ और उधर की तरफ दोनों हो सकता था। अब एक्चुअल दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, डायरेक्शन तो एक ही होगी। तो एक डायरेक्शन किससे निकलती है? वो निकलेगी डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर से। अब डी एल क्रॉस आर कैप क्यों लिखा तो वो भी आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रहे। सुनिएगा, ये देखो साहब, ये आपका स्मॉल एलिमेंट है ए बी और ये है करंट की डायरेक्शन। अब ये तो आर कैप क्रॉस डीएल भी तो लिख सकते थे, तो हमने डीएल क्रॉस आर कैप भी क्यों लिखा? मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो जो डीएल है फिलहाल वो तुम्हें नजर आ रहा है
जे कैप में, ठीक है, और जो आपका आर कैप है वो नजर आ रहा है तुम्हें आई कैप में। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? करंट ये है, ये, तो ये अगर आई डायरेक्शन है, ये अगर वाई डायरेक्शन है, तो नीचे वाली आपकी माइनस का के जाएगी, ये क्योंकि मैं प्लस के ले चुका हूं, ये वाली। अब यहां मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो डाउनवर्ड है, यानी इस पॉइंट पर माइनस के कैप में जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, डीएल क्रॉस आर कैप में भी ये वैल्यू रखूंगा और आर कैप क्रॉस डीएल में भी ये वैल्यू रखूंगा, जिससे आ जाए वो लॉ। मैं पहले करता हूं आर कैप क्रॉस डीएल लेता हूं, मान लो इसकी डायरेक्शन में कहा था क्योंकि आर कैप क्रॉस डीएल से आनी चाहिए। अब आर कैप है आई में, डीएल है जे में, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये आई है मेरा, ये जे है मेरा, ये के है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये एंटी क्लॉक में जा रहा हूं, इक्वल टू के कैप आएगा। क्या इस पॉइंट पर डायरेक्शन आप लोगों की तरफ आ रही है इन सब डाटाज के लिए? नहीं साहब, नीचे जा रही है, यानी आर कैप क्रॉस डीएल हमें इसकी डायरेक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। देखते हैं डीएल क्रॉस आर कैप कर पाएगा क्या। तो डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल है दोस्त जे कैप में, ये है आपका आई कैप में, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे क्रॉस आई माइनस का के, ये माइनस का के। तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर इन डाटाज के लिए डायरेक्शन माइनस का के कैप क्या डीएल क्रॉस आर कैप से आई है या डीएल आर कैप क्रॉस डीएल से आई है? तो आपने पाया है डीएल क्रॉस आर कैप से आई है। तो सारी बातें हमारे लिए बेमानी हो जाती हैं और हम कहेंगे कि आपका जो डीएल साइन थीटा है वो डीएल साइन थीटा जो होगा वो डीएल क्रॉस आर कैप होगा, ठीक है। इसी को ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये आपका आई, आई इज इक्वल टू आपका ये गया और ये गया आपका डी एल क्रॉस वेक्टर ऑफ आर अपॉन ऑफ आर क्यूब। एक फॉर्म ये भी हो गई इसकी, यानी यहां हमने ये सिंपल लिखा, ये आपका वेक्टर फॉर्म में, ये एक्चुअल और ये इसका फॉर्म है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि आप मुझे लिख के दो बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की फॉर्म में लिखो साहब। भाई बेसिकली करंट फ्लो हो रही है, तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि इस चार्ज में, इस वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, यही तो कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस चार्ज के फ्लो में लिखो आप मुझे। आपने तो कहा था व्हेन अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ मीडियम देन इट प्रोड्यूस अ फील्ड विच इज मैग्नेटिक फील्ड, यही तो कहना चाह रहे थे। तो मैं चाहता हूं वो चार्ज की फॉर्म में आप मुझे लिख दो, वो जो चार्ज जिसमें फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो लिख के दो। तो मैंने कहा भाई रुको एक मिनट, वो भी काम कर देते हैं। भाई करंट आई है, आई करंट इस वायर में फ्लो हो रही है, यहां से भी आई आ रही है, सारी आई आ रही है, मतलब ये आई करंट आ रही है यहां पर। तो यहां से यहां तक अगर हम मानते हैं कि चार्ज क्यू इतनी छोटी सी जगह में dt टाइम में ट्रेवल कर रहा है, यानी चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है कितने टाइम के अंदर, dt टाइम में, तो करंट आई क्या हो गई सब, आई हो गई अपनी q अपॉन ऑफ dt। dt इसलिए लिख रहा हूं कि चार्ज बहुत हाई वेलोसिटी से चलता है और चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, इसलिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन dt बोल दिया मैंने। छोटे से टाइम के अंदर ये चार्ज ये फ्लो हो रहा है। अच्छा एक और चीज, ये डिस्टेंस है dl, ये, और dt टाइम में चार्ज यहां से यहां तक इसको पार कर गया, यानी dl अपॉन ऑफ dt इक्वल टू हो गया आपका वेलोसिटी, यानी डीएल अपॉन dt। अच्छा वेलोसिटी डायरेक्शन जो आपके पास है इसकी डायरेक्शन है, ये हो गया साहब आप। अब मैं यहां पर इसको लिखना चाहता हूं चौथा, आपका बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अगर आप यहां लिखोगे तो आपका डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, आई की जगह लिखोगे आप क्यू अपॉन ऑफ dt, आराम से डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, यानी आपका डेल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये क्यू को ऐसा रहने दे यहां, ये लिख दे डीएल अपॉन ऑफ dt क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, डीएल अपॉन dt वेलोसिटी, यानी आपका चौथा फॉर्म जो आ गया वो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये हो गया साहब आपका क्यू वी क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और एक प्यारी बात, तूने तो कहा था जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है जब उसकी वेलोसिटी v होती है। तो v वेलोसिटी चलते हुए चार्ज पार्टिकल को किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल बी इज इक्वल टू, आराम से सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई क्यू v क्रॉस वेक्टर r अपॉन ऑफ आर क्यूब। ये तो सिंपल है, आप जानते हैं ऐसा कर सकते हैं। अब मैं एक और फॉर्म लिखूंगा, वो जो फॉर्म है बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो खुद मर गया बट कईयों को जीवन दान दे गया। करंट अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है बट वो कईयों को वेक्टर बनाती है, जैसे डीएल को उसने वेक्टर क्वांटिटी बना चुकी है वो।
अब आप यहां देखें कि करंट डेंसिटी, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है और ये करंट ये फ्लो हो रही है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये वायर ऐसा हो गया, ऐसा यहां, और ये इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है मैंने यहां पर, और करंट इसके अंदर यूं फ्लो हो रही है। तो आपका ये जो करंट डेंसिटी जे होती है वो होती है I अपॉन ऑफ ए, यानी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट फ्रॉम यूनिट सेक्शन एरिया। तो आपके पास में ये जा रही है I अपॉन ऑफ ए, परपेंडिकुलर एरिया चाहिए होता है ये, तो यानी I इज इक्वल टू, ये सिंपल चला गया J इंटू ए। जे की यूनिट आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में ली जाती है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में, और वो अपन बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालेंगे। जैसे आपने कहा था एक नॉन कंडक्टर स्फीयर था और उसके अंदर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, और फिर मैंने कहा था अगर नहीं हो यूनिफॉर्म डेंसिटी तो क्वेश्चन कैसे होंगे। ऐसे ही ये वायर था, इसके अंदर करंट डेंसिटी सेम है और ना हो तो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। निकलेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। आइए साहब, यहाँ आई इज जे ए। अब जे में हम फंस गए साहब। ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी डायरेक्शन ये रही, एरिया को भी इसे वेक्टर बना दिया। अब एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी साहब? जिधर करंट जा रही है, यानी आपकी इस करंट की डायरेक्शन में ही एरिया की डायरेक्शन भी होगी। अब अगर मैं इसको वेक्टर बना देता हूं तो आपका लफड़ा हो जाएगा, आई वेक्टर हो जाएगा। भाई अगर एरिया वेक्टर हो गया तो आपका जे भी वेक्टर, ये तो एरिया वेक्टर हो गया तो आपका आई भी वेक्टर हो जाएगा। अब क्या करें साहब? तो यहां हमें झक मार के जे को वेक्टर क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। अब जे को हम वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे, ये रही साहब, और फिर क्या लेंगे? जे और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इससे आई आपका स्केलर बन जाएगा। अब लेकिन जे को वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो जे की डायरेक्शन कौन सी होगी साहब? जे की डायरेक्शन होगी ए की डायरेक्शन में, और ए की डायरेक्शन कौन सी थी? करंट की डायरेक्शन में। मतलब फिर से देखें आप, आई खुद स्केलर थी लेकिन जे को वो वेक्टर बना गई, यानी आपकी जो जे की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, और यहां करंट की डायरेक्शन ये थी तो यहां जो करंट डेंसिटी थी उसकी डायरेक्शन ये है। यानी कि यहां बाप तो था आपका अनपढ़ गंवार आई, लेकिन बेटा बन गया कलेक्टर। तो कहने का मतलब जो आपका आई था वो तो है स्केलर, बट करंट डेंसिटी वो है वेक्टर। अब करंट डेंसिटी डायरेक्शन कौन सी होगी साहब? करंट डेंसिटी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है, वो डायरेक्शन होगी आपकी करंट डेंसिटी। अब देखो इसको खोलते हैं अपन, तो आई इज इक्वल टू, देखो आपका जे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच में एंगल कॉस ऑफ थीटा, ये 0 था, तो आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका जे ए। इस तरह से हमारा ये बन गया स्केलर क्वांटिटी। बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जिधर आपके पास में करंट की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन जिधर आपके करंट की डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन जिधर आपके करंट की डायरेक्शन है। मतलब वो खुद तो मर गया बट कईयों को जीवन दान दे गया। मतलब बात समझें, यानी मैं अब आज के बाद में आई को जहां जहां मुझे आई मिलेगा वहां वहां मैं लिखूंगा जे डॉट ए। अब समझें साहब, अगली फॉर्म कौन सी आने वाली है इसकी? करंट डेंसिटी की फॉर्म में अगर आप हमसे मांगोगे तो डेल बी इज टू, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है डेल बी इज टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर के अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ आई था, यहाँ तो मैं चार्जिंग फॉर्म में आएगा, आई को यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया था। अब करंट डेंसिटी की फॉर्म में अगर मांगोगे तो यहाँ मेरा पांचवा फॉर्मूला बनेगा, पांचवा फॉर्मूला बनेगा डेल बी इज इक्वल टू, ये दोस्त मेरे पास म्यू नॉट अपन 4 पाई है, और यहाँ आई की जगह लिखूंगा मैं जे डॉट ए, और यहां लिखूंगा मैं डी एल क्रॉस आर कैप। ऐसी चीजें बहुत कम जिंदगी में देखने को मिलती हैं। देखो देखो देखो, एक ही फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट भी है, एक ही फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट भी है, साइन थीटा भी आ रहा है, कॉस थीटा भी आ रहा है, बहुत कम जगह आपको ऐसा मिलेगा। अब जे डॉट ए और डी एल क्रॉस आर कैप, जब भी कभी ऐसा देखने को मिले तो हम ऐसा पहले का लास्ट के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट और पहला और तीसरा और दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। यानी डेल बी इक्वल टू लिखा जाएगा, सुन मेरे भाई मेरी बात को सुन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जे क्रॉस आर कैप ए डॉट डी एल लिखा जाएगा इस चीज को अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। मतलब फर्स्ट का फोर्थ के साथ क्रॉस, सेकंड और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से लिखा जाएगा अगर ये चीज है तो। और अब आप यहां ए डॉट डी एल को मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। ए डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये डी एल का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ए की थी वही डायरेक्शन आपकी डी एल की थी, और ए और डी एल की डायरेक्शन दी किसने? तुम्हारी करंट ने, और करंट ने दोनों को डायरेक्शन ए की देनी है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब आपका ए डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में ए डी एल, और ए डी एल इज इक्वल टू डी वी। ये जो आपके पास में स्मॉल एलिमेंट लिया था यहाँ पर, ये ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, डी एल इसकी लेंथ हो गई थी, ये इसका हो गया वॉल्यूम। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे अब डेल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, और आपका ये हो गया जे क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी वी। यानी यहाँ बायो सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी कहलाता है। बायो सावर्ट लॉ
किसकी फॉर्म में आ गया आपका, करंट डेंसिटी की फॉर्म में। लेकिन देखो अभी खेल बाकी है। अब आप कहोगे साहब इसकी डायरेक्शन गारंटी से वही आएगी क्या, बिल्कुल वही आएगी। आपका जे खड़ा है कौन सी डायरेक्शन में, डीएल की डायरेक्शन में, और आर कैप तो आर कैप की डायरेक्शन में था ही। म्यू नॉट अपन 4 पाई को अपन टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, इनका कोई रूल है ही नहीं, आर स्क्वायर वैसे स्केलर उसका है, तो आपका ये जे क्रॉस आपका आर कैप, यानी इसको भी अगर लिखोगे तो डेल बी जो जाएगा वो डेल बी इज इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई और ये जे क्रॉस वेक्टर ऑफ आर अपॉन ऑफ आर क्यूब, ये लिखा जा सकता है इसको, और ये आपका डीवी। तो बातों को आप समझने की कोशिश करें, हमने क्या कर दिया, हम कहाँ थे, करंट डेंसिटी की फॉर्म में निकल चुके हैं और म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा को लेकर चले थे, और हम लोग पहुंच चुके हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई और पहुंच चुके हैं जे क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर या इंटू डीवी, यानी पहुंच चुके हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई जे क्रॉस वेक्टर आर अपॉन ऑफ आर क्यूब इंटू डीवी। और देख अभी तो खेल बाकी है, यानी इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, सबसे चमत्कारिक बात आ रही है इसकी कि अच्छा बायो-सावर्ट लॉ ऐसा भी हो सकता था, मतलब इस फॉर्म में भी बायो-सावर्ट लॉ हो सकता है क्या, देखिएगा ना, जहां करंट का आता है ना किसी और का कुछ पता है। देखिएगा क्या चीज है, मेरा एक चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है इस जगह, और ये चार्ज पार्टिकल जो क्यू था वो वी वेलोसिटी से यहां जा रहा है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे मेरे पास में एक पॉइंट भी था, यानी चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ में यहां मूव कर रहा है इस तरह से। ये चार्ज पार्टिकल की ओरिजिनल वेलोसिटी है जो कि इस वायर में चल रहा था, यूं मान लिया जाए, ठीक है। और यहां से पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं कहूंगा सिंपल, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप। जब ये चार्ज पार्टिकल किसी उसमें चल रहा होगा तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रोडक्शन कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन कर रहा होगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि आपका E अपॉन ऑफ के इज इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप, ये चीज मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, यहां से जगह बचाते हैं, पहले तो अपन जगह बनाते हैं, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। बात तो बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन जगह थोड़ी सी निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। छोटा सा एरिया है इजराइल का, काम उसका ये है कि आसपास उसके बहुत सारे दुश्मन देश हैं, सबको फोड़ के रखता है, और उसका एरिया अपने जैसलमेर से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, समझे। न्यूजीलैंड केवल 50 लाख की जनसंख्या वाला एक कंट्री है, ठीक है, यानी आप अजमेर और जयपुर की जनसंख्या मिला दो, इतनी पॉपुलेशन मिला दो उतना। और क्रिकेट के अंदर बेहतरीन टीम है, हॉकी के अंदर बहुत बेहतरीन टीम है, और सब जगह बहुत सारी बेहतरीन होता है। सिर्फ जनसंख्या से कुछ नहीं होता है, हिम्मत पे मर्दा मदद है खुदा वाली बात होनी चाहिए, यानी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, ठीक है। अब देखिए साहब, आपके पास में यहाँ पर वो बायो-सावर्ट लॉ का चार्ज की फॉर्म में था, आपके पास में कहाँ था, ये रहा, ये यहाँ पहुँच गया था, ये रहा सब, ये रहा। यहाँ मैं यहाँ काम करता हूँ, डेल ऑफ बी इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये था क्यू वी क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, यानी मैं इसको ये लिख देता हूँ डेल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, और ये लिख देता हूँ वी क्रॉस क्यू ऑफ आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। बोलो लिख दूँ, किसी को तो तकलीफ है, लिखा जा सकता है, ठीक है। जूम करके यहाँ लिया बिल्कुल, यानी कि ये क्यू ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा ई अपॉन के, क्यू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा ई अपॉन के, यानी आपका डेल ऑफ बी इज इक्वल टू, बेड़ो बात सुन, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये हो गया वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ के, यानी डेल ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ के हो गया 1 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ एफ नॉट, 4 पाई से 4 पाई स्वाहा, यानी डेल ऑफ बी इज इक्वल टू, ये एफ नॉट ऊपर चला गया, ये म्यू नॉट, ये एफ नॉट इंटू ये वी क्रॉस ई, और सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट में म्यू नॉट एफ नॉट, यानी आपका सी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ म्यू नॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बोलो भैया, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह हो गया 1 अपॉन ऑफ सी स्क्वायर, यानी आपका जो डेल बी आया दोस्त, वो डेल बी हो जाएगा वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ सी स्क्वायर। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय हो। बायो-सावर्ट लॉ चले थे कहां से, ये लेके कहां एंड किया, डेल बी इजल टू वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ सी स्क्वायर। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इस चीज़ को मैं आपके लिए, आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आए इसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तुम्हारी नज़रों में है या नहीं है वो तुम्हारी जानो, तुम उस एग्ज़ाम को पहली बार देने जा रहे हो, हम सालों से दिलवा रहे हैं। डेल ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने लिखा
कौन सा लॉ, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर था। मैंने लिखा डेल बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई वी क्रॉस क्यू ऑफ आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, और ये जो क्यू ऑफ आर कैप अपॉन ऑफ आर स्क्वायर था इसको हम लोग लिखते हैं ई अपॉन ऑफ के, यानी डेल ऑफ बी इजकल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई और वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ के, यानी आपका डेल ऑफ बी इजकल टू हो जाएगा दोस्त म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ एफ नॉट, चल भाई चल, यानी डेल ऑफ बी इजकल टू हो गया म्यू नॉट एफ नॉट ऑफ वी क्रॉस ई, वी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी है, म्यू नॉट एफ नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन ऑफ सी स्क्वायर, यानी डेल ऑफ बी रिजल्ट, बड़ा प्यारा रिजल्ट, वी क्रॉस ई अपॉन ऑफ सी स्क्वायर, ये वी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी है, सी लाइट की वेलोसिटी है जो कि होती है सी इजल टू 3 इंटू 10⁸ ऑफ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। अब काम की बात सुन, बात यूं है कि जब चार्ज पार्टिकल चलता है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है, दोनों जनरेट होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने इग्नोरेबल होती है। कैसे? ये डेल बी इंटू सी स्क्वायर इजल टू वी क्रॉस ई, यानी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है केवल वी, एक साधारण सी वेलोसिटी ई से, और वो डेल बी का सी स्क्वायर टाइम्स होता है। यानी अगर हम लोग यूं लिखते हैं इसको, मान लो 90 डिग्री एंगल मान लेते हैं, तो वी इंटू ई जो डेल बी इंटू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इंटू डेल बी अपॉन ऑफ वी, क्योंकि सी स्क्वायर सी बहुत बहुत बड़ा होता है वी से, तो सी स्क्वायर तो खतरनाक बड़ा हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल चलता है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, बट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयरली चिन्ना सा होता है, इग्नोरेबल होता है। तो ये था सब आज के दिन में। अब हमने क्या किया, हमने इस 1 घंटे की क्लास में क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बायो-सावर्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म, चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कैसे करता है, और जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रोडक्शन करता है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है उसमें से पावरफुल कौन सा होता है, ये सब बातें, ये था अपना कॉन्सेप्ट। इसके अंदर सबसे जरूरी बात थी डीएल साइन थीटा को मैंने क्यों कर लिख दिया डीएल क्रॉस आर कैप, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो आर कैप नहीं थी, यही कहलाते हैं कॉन्सेप्ट्स। वो डायरेक्शन आपके पास है डीएल क्रॉस आर कैप, यानी जिस प्लेन में डीएल और आर कैप दोनों थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर थे। तो तुम्हारे पास में खास क्या करो, ऐसे पढ़ो फिजिक्स को, फिर मुझसे बात करो। अगर फिजिक्स में टफ लग जावे, तुमसे न्यूमेरिकल ना होने की जो तुम्हारी ये छोटी सी समस्या है ये दूर ना हो जाए, तो मेरा नाम पलट देना। बट कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, इस तरह से पढ़ना चाहिए। कहाँ किस बात को ध्यान देना चाहिए ये सिर्फ आपका टीचर जानता है, जैसे आपके माँ बाप जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं इस बात को कि आपके इस काम को करने से आपको फ्यूचर में ये तकलीफ होगी, तो वो आपको रोका रोकी करते हैं, टोका टोकी करते हैं कि बेटा ये ना कर, ये कर, ये ना कर, ये कर। तुम्हें उस इंस्टेंट पे नहीं पता होता है कि इसका नुकसान क्या है। ऐसे ही जो टीचर यहाँ खड़ा होता है, वो जो पढ़ाता है आपको, उसको पता होता है कि भाई मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसके आगे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे पर ये इसका प्रभाव होगा, ये इस न्यूमेरिकल को ऐसे कर पाएगा, अगर ऐसे कराऊंगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टीचर को सब कुछ पता है। बट अगर सब कुछ पता होते हुए भी अगर वो टीचर अपने बच्चों को काम नहीं करा पाता है, ठीक है, तो ये उस टीचर की कमजोरी है, बच्चे की कमजोरी नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है साहब। तो मेरी बातों को समझें, मुझे कमजोर साबित ना करें, हम कमजोर साबित ना हों, इसके लिए हम लोग और आप लोग मिलकर कोशिश करें। मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर आपको पता है तो आपसे न्यूमेरिकल आराम से होंगे, और कैसे होंगे करके मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ में मैं दूंगा न्यूमेरिकल, आप करेंगे घर पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़िएगा इसको अच्छे से।